काश मैं पास हो जाती, लेकिन अफसोस वैसा नहीं हो पाया। मुझे माफ कर दीजिए मॉम डैड। मैं आप दोनों का नाम रोशन करने की जगह मिट्टी में मिलाकर आई हूँ। ओफो बेटा, ऐसे उदास मत हो। और हमारा नाम इतना बड़ा है कि उसे इतनी आसानी से कोई मिट्टी में नहीं मिला सकता। ये पढ़ाई वगैरह तो बस करने के लिए कर रही हो तुम, और अगर तुमसे ये नहीं हो पा रही तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। हाँ बेटा, हमारे पास थोड़ी ना पैसों की कोई कमी है। अच्छा अब मुस्कुरा, क्योंकि हम दोनों ने तुम्हारे लिए कुछ लाया है। ये देखो। मोना नया फोन देखकर बहुत खुश हो जाती है। वाओ, नया फोन! थैंक यू सो मच मॉम डैड। ये तो पिछले हफ्ते ही लॉन्च हुआ है ना? क्या कमाल का फोन है। ये देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन ये सब देखकर मोना की भाभी खुशी को कुछ ठीक नहीं लगता। ये क्या है मॉम डैड? ये फोन आप दोनों मोना को तब देने वाले थे जब ये पास होने वाली थी, लेकिन ये तो फेल हो चुकी है और अब आगे पढ़ाई भी जारी नहीं रखेगी। इस तरह से इसे बिगाड़ना सही है क्या? अरे भाभी, आपको क्या दिक्कत है? आपका नाम तो खुशी है, लेकिन आपसे किसी और की खुशी बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो पाती। और हम भी क्या करें बहू, हमारी बेटी को हम यूं उदास नहीं देख सकते। और वैसे भी ये 2 लाख रुपए का फोन तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारा बस चले तो हम ऐसे 10-12 फोन इसे दे दे। हाँ बहू, हमारे लिए मोना की खुशी ही बहुत मायने रखती है, क्योंकि वो हमारी जान है। इन लोगों को तो कुछ बोलना ही बेकार है। बस लाड़ प्यार से सर पर चढ़ा के रखा है इन्होंने मोना को। ऐसे ही एक रोज खुशी और उसके पति सोहम दोनों का ट्रिप पर जाने का प्लान होता है। मैं तो बहुत खुश हूँ सोहम, क्योंकि इतने समय के बाद हम दोनों कहीं अकेले घूमने जा रहे हैं, वो भी हिमाचल में। ओ माय गॉड, मुझसे तो अब रहा ही नहीं जा रहा। हमारी ये साथ वाली दूसरी ट्रिप होगी शायद। चाहे कितना भी विदेश क्यों ना घूम लो, लेकिन हिमाचल जैसी जगह तो कोई और बिल्कुल भी नहीं है। हाँ खुशी, ये बात तो तुमने एकदम सही कही। सब तैयारियां हो चुकी है, बस अब वहां पर जाना बाकी है। लेकिन सोहम, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ, वहां जाने के बाद कोई बिजनेस कॉल बिल्कुल नहीं चलेंगे। 5 दिन के लिए सारे बिजनेस की चिंताएं तुम डैड को सौंप दो। अरे हाँ मेरी माँ, सब काम हो चुका है, बस थोड़े छोटे मोटे काम ही बचे हैं, और वो काम डैड और कंपनी के बाकी लोग संभाल लेंगे। अच्छा, तो फिर ठीक है। लेकिन जैसे ही वो दोनों निकलने वाले होते हैं, प्रीतिका उन्हें रोक लेती है। ओफो मॉम, ये काली बिल्ली बनकर हमारा रास्ता क्यों काट रही हो आप? क्योंकि तुम दोनों अब कहीं नहीं जाने वाले। क्या? लेकिन क्यों मॉम? क्योंकि आज ग्रहण चल रहा है, और ग्रहण के समय में घर से बाहर नहीं निकलते हैं। इसीलिए तुम दोनों किसी और दिन चले जाना, लेकिन आज तो बिल्कुल भी नहीं। क्या कहा? आज ग्रहण है? लेकिन मॉम, ये सारी दकियानुसी बातें हैं, और इनमें कोई सच्चाई नहीं होती। उल्टा ये सब तो विज्ञान से जुड़ा हुआ होता है, और आप लोग तो बस खामोखा ही इन अंधविश्वासी बातों को बढ़ावा दे रहे हो। ये सब गलत है मॉम। नहीं बहू, ये सब अंधविश्वास नहीं है, बल्कि सच्चाई है। अरे हमें क्या तुमने बेवकूफ समझ के रखा है क्या? जो मन में आए वो बोल रही हो। अब चलो, वापस जाओ अपने कमरे में। पर डैड, सुना नहीं क्या तुमने बहू? चलो खुशी, हम फिर कभी चले जाएंगे। अब क्या ही कर सकते हैं, ग्रहण जो है आज। और मॉम डैड अगर कह रहे तो हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें सच होती हैं। कई लोग जो ग्रहण में घर से बाहर निकलते हैं, उनके साथ बहुत गलत हो जाता है। उन तीनों की बातें सुनकर खुशी को बहुत गुस्सा आता है। फिर कमरे में आने के बाद, अरे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि तुम सब इतने पढ़े लिखे होकर भी गंवार कैसे बन गए। ग्रहण वहन ये सब बस बातें होती हैं। ना अच्छा मूड बना था मेरा, लेकिन तुम लोगों ने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अरे अब उदास मत होना, और हिमाचल थोड़ी ना कहीं भागे जा रहा है। आज नहीं तो फिर कभी, लेकिन हम जरूर जाएंगे। धनराज और प्रीतिका बहुत अंधविश्वासी होते हैं, और ये बात खुशी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फिर ऐसे ही एक दिन, जब खुशी और मोना दोनों बाहर खरीदारी करने गई होती है,
तभी एक गरीब का बच्चा मोना के पास आता है। दीदी दीदी, कुछ खाने को दे दो ना दीदी, बहुत भूख लगी है, दे दो ना। ओफो, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं ये भिखारी लोग। अरे हटो यहाँ से। ये लो बेटा, ये पैसे रख लो। धन्यवाद दीदी, भगवान आपका खूब भला करे। फिर वो बच्चा वहां से चला जाता है। ये क्या बर्ताव था मोना? अरे क्या बर्ताव का क्या मतलब है? ऐसे गरीब बच्चों से हमें दूर ही रहना चाहिए भाभी। अरे लानत है तुम पर, इतनी अमीर होकर भी एक गरीब बच्चे को देने के लिए तुम्हारे पास 10 रुपए भी नहीं है क्या? महंगे महंगे कपड़े खरीदने के लिए बराबर पैसे होते हैं। अगर किसी रेस्टोरेंट में भी चली जाती हो तो वहां पर एक वेटर को कितनी बड़ी बड़ी टिप देती हो। तो इन गरीब बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इनसे इतनी घिन क्यों आती है तुम्हें? ओफो भाभी, आप फिर से शुरू मत हो जाइए। हर कोई आपकी तरह नहीं हो सकता। आप ही करती रहिए ये सब। मैं तो चली, ड्राइवर हमारा इंतजार कर रहा होगा। ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती और इसकी यही बुरी हरकतें किसी दिन इसे बहुत महंगी पड़ने वाली है। फिर रात होने पर मोना अपने अमीर बॉयफ्रेंड ऋषभ से बात कर रही होती है। देखो ना बेबी, अगले हफ्ते हमें मिले हुए 6 महीने हो जाएंगे। वक्त कितनी जल्दी बीत गया ना। हाँ जानू, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। वैसे अगले हफ्ते हम दोनों एक ट्रिप पर जा रहे हैं। ये एक सरप्राइज ट्रिप होगी, हमारी 6 महीनों की मुलाकात वाली एनिवर्सरी के लिए। क्या बात है? हाँ बेबी, सारी तैयारियां हो चुकी है। वाह ऋषभ, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। अरे मेरी जान, मैं तो तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम में मेरी जान जो बसती है। लव यू बेबी। लव यू टू मेरी जान। अच्छा बेबी सुनो ना, मेरे डैड इंदौर गए हैं ना, तो वो मुझे वहां से कॉल कर रहे हैं। शायद कोई बात करनी होगी, तो क्या मैं उनसे बात कर लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल करो। हम कल बात कर लेंगे। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बेबी। फिर मोना वो कॉल कट करके फौरन अपने दूसरा बॉयफ्रेंड नील का वीडियो कॉल उठाती है। हेलो बेबी, क्या कर रहे हो तुम? मैं तो तुम्हारे ही कॉल का इंतजार कर रही थी। अच्छा, इसी बात है क्या? तो फिर इतनी रात गए तुम्हारा कॉल बिजी कैसे आ रहा था? किससे बात कर रही थी तुम? वो मैं मेरे डैड से बात कर रही थी। वो इंदौर गए हैं ना बिजनेस मीटिंग के लिए, तो वही पूछ रहे थे कि क्या लाना है तुम्हारे लिए। अच्छा, वैसे नील, आज तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो बेबी, बिल्कुल किसी फिल्म के हीरो की तरह। थैंक यू स्वीट हार्ट, तुम भी इस नाइट सूट में एकदम प्यारी लग रही हो। अच्छा सुनो ना, अगले हफ्ते भाभी का जन्मदिन है, इसलिए हम सब ट्रिप पर जा रहे हैं, तो शायद मैं तभी तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाऊंगी। तुम्हें चलेगा ना? मेरा बेबी उदास तो नहीं होगा ना? उफ ओ बेबी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझ में उतनी समझदारी है। कोई बात नहीं, परिवार सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और तुम्हें जब समय मिलेगा तब तुम मुझे कॉल या मैसेज कर देना, ठीक है ना? हाँ बेबी, पक्का। एंड थैंक यू सो मच मुझसे इतना प्यार करने के लिए। अरे थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। तुम इतनी अमीर हो, लेकिन उसके बाद भी तुम इस नाचिस मिडिल क्लास आदमी से कितना प्यार करती हो। अरे चुप रहो, कुछ भी बोलते रहते हो तुम। इस तरह से मोना दोनों बॉयफ्रेंड के साथ बात करके अपना फोन साइड में रख देती है। हे भगवान, इन दोनों बॉयफ्रेंड को एक साथ संभालना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं भी अब क्या करूं? ऋषभ और नील में से मैं किसी भी एक को बिल्कुल नहीं चुन पाती, क्योंकि मुझे तो दोनों भी चाहिए। एक तरफ ऋषभ है जो इतना अमीर और काबिल है, वही दूसरी तरफ नील है जो दिखने में इतना हैंडसम है। काश इस दुनिया में कोई ऐसा नियम होता जिसके चलते लोग एक नहीं बल्कि दो दो लोगों के साथ शादी कर पाते। उतने में मोना की नजर कमरे के दरवाजे पर चली जाती है, तो वहां पर खुशी खड़ी होती है। भाभी, आप यहाँ पर? आपको दरवाजा खटखटा कर आना चाहिए था ना। इतनी भी समझ नहीं है क्या आप में? अपनी जबान संभालो मोना, तुम्हारे कमरे का दरवाजा खुला ही था,
इसीलिए मैं बिना पूछे ही अंदर चली आ गई। और तुम्हें तो खुद को ही पता नहीं कि दरवाजा बंद है कि खुला है। दिमाग कहाँ पर रहता है तुम्हारा? शुक्र है ऊपर वाले का कि भाभी ने कुछ भी नहीं सुना, क्योंकि आज अगर वह सुन लेती तो मेरी सारी खुशियों को आग ही लगा देती। अरे, अब फिर से किन ख्यालों में खो गई तुम? कुछ भी तो नहीं। कहिए, क्या काम था और क्यों आई हो आप यहाँ पर? दिख नहीं रहा क्या कि मेरे हाथ में क्या है? अरे वाह, हॉट चॉकलेट! आज तो हमको हॉट चॉकलेट खाने का बड़ा मन कर रहा था, इसीलिए मैंने बना दिया और सोचा कि तुम्हें भी दे दूं, क्योंकि ये तो तुम्हें भी बहुत पसंद है। हाँ भाभी, शुक्रिया। वैसे मेरे आने से तुम्हारे इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? कुछ छुपा रही हो क्या मुझसे? हैं? क्या भाभी, कुछ भी बोलती रहती हो आप। कोई छुपाने वाली बात होती तब छुपाऊंगी ना। अब इतनी रात गए आप अचानक से आओगी तो डर के मारे पसीने नहीं छूटेंगे तो और क्या होगा? चलिए, ये हॉट चॉकलेट रखिए और जाइए। मैं तो अब एसी ऑन करके टीवी पर मस्त कोई फिल्म देखूंगी और इस हॉट चॉकलेट को खाने का मजा उठाऊंगी। ठीक है मोना। फिर खुशी वो हॉट चॉकलेट वहां पे रखकर बाहर चली जाती है। इस घर में बस ये खुशी भाभी है जो थोड़ी सी अलग है। बाकी मॉम, डैड और भाई तो तीनों भी मुझ पर आग बन करके जान लुटाते हैं, लेकिन पता नहीं ये भाभी किस मिट्टी की बनी है। फिर अगले दिन मोना नील से मिलती है। क्या बात है नील, ये बैंक्वेट तो कितना सुंदर है। हाँ मोना, लेकिन मैं तुम्हें अमीरों की तरह महंगे तोहफे तो नहीं दे सकता। लेकिन इस बैंक्वेट को मैंने अपने हाथों से सजाया है और इसमें मेरा ढेर सारा प्यार बसा हुआ है। तुम्हें इतनी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है बेबी। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और तुम्हारा यही प्यार मेरे लिए कीमती तोहफे से कम नहीं है। वैसे हो गई तैयारी तुम्हारी भाभी के जन्मदिन की? अभी क्यों? भाभी का जन्मदिन तो फरवरी में आता है ना। क्या? लेकिन तुमने ही तो कल कहा था ना कि अगले हफ्ते तुम्हारी भाभी का जन्मदिन है, जिसके चलते तुम अपने परिवार के साथ घूमने जा रही हो। ओ तेरी यार मोना, तू ना अपने ही पैर पर एक दिन कुल्हाड़ी मारने वाली है। अरे हाँ बाबा, याद है मुझे, लेकिन मुझे लगा कि तुम मेरी दूसरी वाली भाभी के बारे में बात कर रहे हो। मेरी दो भाभियां हैं ना, एक सगी वाली और एक चचेरे भाई की बीवी। अच्छा। फिर अगले हफ्ते मोना ऋषभ के साथ ट्रिप पर चली जाती है, जहाँ पर ऋषभ ने पूरा रिसोर्ट बुक किया होता है और वो दोनों वहां पर खूब अच्छा समय बिताते हैं। फिर सुबह सुबह जब मोना टहलने के लिए कमरे के बाहर जाती है, तभी कितना सुहाना मौसम हो रखा है। एक काम करती हूँ, इस जगह की फोटोज खींच लेती हूँ और अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगी। और नील को भी तो भेजनी होंगी, उसे भी तो बताना होगा कि ये देखो कि मैं अपनी भाभी का जन्मदिन मनाने के लिए इस ट्रिप पर आई हूँ। लेकिन मेरा फोन, अरे नहीं, मेरा फोन कहाँ चला गया? शायद कमरे में ही रह गया। मोना बहुत डर जाती है और झट से अपने कमरे के अंदर भागती है। ऋषभ किसी भी समय उठने वाला होगा और अगर उसने मेरा फोन चेक कर लिया तो वो उसमें मेरे और नील के फोटोज देख लेगा और तब तो मेरी शामत ही आ जाएगी। हे भगवान, बचा लेना मुझे। लेकिन जब मोना कमरे के अंदर जाती है तब तक ऋषभ जाग चुका होता है और उसके हाथ में मोना का ही फोन होता है, जिसे देखकर मोना बहुत घबरा जाती है। मोना, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ये तुमने क्या कर दिया? मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। हे भगवान, अब तुम्हें गई काम से। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। चलो मानवी, आता हूं मैं। जल्दी आना नकुल, तुम जब जाते हो ना तो घर की रौनक ही चली जाती है। अब मैं भी क्या करूं मानवी, मेरा काम ही ऐसा है, जिसके चलते मुझे आधा महीना यहाँ पर और आधा महीना दूसरे शहर में जाना पड़ता है। हाँ नकुल, समझ सकती हूँ मैं। अच्छा, मैंने वह तुम्हारे मीटिंग वाला कोट तैयार करके रख दिया है।
और वो पापा ने गिफ्ट की हुई घड़ी भी रख दी है। और मैंने डब्बे में प्याज के पराठे और चटनी भी दी है। यहाँ से वहां जाने तक गाड़ी में खा लेना, बाहर का कुछ भी मत खाना। हाँ पापा, ठीक है। तुम्हारे होते हुए मुझे किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और शुक्रिया मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। अरे बंद करो ये बकवास। ये क्या शुक्रिया लगा के रखा है तुमने? और जल्दी लौट कर आना। बाय। बाय मानवी। मानवी अपनी सास सिंधुरा, ससुर उपेंद्र, ननद रितिका और पति नकुल के साथ रहती है। उसकी जान उसके परिवार में ही बसती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर एक दिन अचानक से डोरबेल बजती है। कौन होगा? आप बैठिए माँ जी, मैं देखती हूँ। ठीक है बहू। फिर जब मानवी दरवाजा खोलती है तब वहां पर एक आदमी खड़ा होता है और उसे देखकर मानवी के होश उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी भी एकदम चौंक जाता है। तुम यहाँ पर? मानवी तुम? अरे कौन है बहू? काकी जी, वो मैं आपका नया पड़ोसी हूँ। आज ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ। अरे वाह। जी, वो दरअसल लाइट्स लगवानी थी ना, इसीलिए इलेक्ट्रिशियन का नंबर चाहिए था। और साथ ही इस मोहल्ले में आने वाले दूध वाले भैया का भी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? अरे दरवाजे पर ही खड़े रहोगे क्या? आओ ना, तनिक बैठकर चाय पानी पियो। ठीक है काकी जी, धन्यवाद। फिर वीरेन अंदर आता है और नाश्ता भी करता है। वो और मानवी बस एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं और मानवी बहुत घबराई हुई होती है। वही उसकी ननद रितिका वीरेन को देखने के बाद उसे देखती ही रह जाती है। वाओ, कितना हैंडसम है ये लड़का। इससे तो मैं पक्की वाली दोस्ती करूंगी। वही रसोई में। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये यहाँ पर कैसे आ गया? तभी वहां पर सिंधुरा आती है। अरे बहू, दोपहर के लिए जो तू सब्जी बनाने वाली है वो थोड़ी ज्यादा बना दे। वीरेन अकेला रहता है ना, इसलिए हम उसे भी थोड़ी दे देंगे। बातचीत करने में कितना अच्छा है वो। उसके परिवार वाले दूसरे शहर में रहते हैं और वो साल में बस 2 से 3 बार ही जाता है उनसे मिलने। सच में काम के कारण इंसान को कितनी तकलीफें उठानी पड़ती है। हाँ माँ जी, वो तो है। अरे क्या हुआ बहू, तू इतनी चिंता में क्यों लग रही है? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, सब कुछ ठीक है। बस हल्का सा सर दर्द कर रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, अरे तो फिर बाम लगा लेना, या फिर वो मेरे कमरे में दवाई रखी है, वो खा ले। जी माँ जी, अगर ज्यादा बढ़ गया तो जरूर खा लूंगी दवाई। ठीक है बहू। इतना कहकर सिंधुरा वहां से चली जाती है, जिसके बाद वहां पर अचानक से वीरेन आ जाता है। मानवी, वीरेन, भूल गई क्या मुझे? या आज भी याद करती हो? क्या? मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों ऐसे वापस मिलेंगे, लेकिन अब ऊपर वाले ने हम दोनों को फिर से एक बार मिलवाया है, तो कुछ ना कुछ तो वजह जरूर होगी, इसीलिए मिलवाया होगा। तभी वहां पर रितिका आती है। ओफो वीरेन, तुम यहाँ पर हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। चलो, रसोई तो तुमने देख ली, अब मैं तुम्हें पूरा घर दिखाती हूँ। चलो मेरे साथ। हाँ रितिका, चलो। फिर रितिका वीरेन को वहां से लेकर जाती है, लेकिन वीरेन की ये सारी बातें सुनकर और उसे अचानक से इस तरह देखकर मानवी काफी चिंता में पड़ जाती है। ये जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। फिर थोड़ी देर बाद में वीरेन वहां से चला जाता है, जिसके बाद मानवी अपनी सहेली हेतल को कॉल करती है। क्या? अरे ये तो क्या बोल रही है मानवी? तेरा एक्स बॉयफ्रेंड वीरेन तेरी जिंदगी में वापस आ गया है, वो भी तेरा पड़ोसी बनकर? हाँ हेतल, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं, लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरी हंसती खेलती घर गृहस्थी में घुस आया है। कहीं उसने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया ना? मुझे नहीं पता यार,
कि ये सब उसने जानबूझकर किया है या उसके लिए भी ये इत्तेफाक है कि मैं उसकी पड़ोसन हूँ। देख मानवी, तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, लेकिन तू अपना ध्यान रख। अरे कैसे ध्यान रखूं हेतल? मेरा कल मेरे आज के सामने आ खड़ा है। अरे तू उसे नजरअंदाज कर, वही तेरे लिए सही होगा। जितना तू उसके बारे में सोचेगी उतनी ही तुझे परेशानी होगी। देख, तू उससे बाद में मिलके बात कर लेना और बोलना कि पड़ोसी है तो पड़ोसी ही बनकर रहे। मेरी जिंदगी में ज्यादा दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हेतल, देखती हूँ अब क्या होता है आगे। फिलहाल तो मेरा दिमाग एकदम बंद पड़ चुका है यार। बहू, अच्छा सुन हेतल, मुझे माँ जी बुला रही है, शायद कुछ काम होगा। मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है ना? हाँ चलेगा मानवी, बस तू चिंता मत कर, वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ हेतल, मैं समझ गई। फिर बाद में मानवी देखती है कि रितिका बस वीरेन की खिड़की को ही देख रही है। अरे रितिका, सामने तुम किताब लेकर बैठी हो, लेकिन कब से तुम्हारा ध्यान उस खिड़की पर ही है? आखिर ये सब क्या चल रहा है? अरे भाभी, अब आप माँ की तरह लेक्चर मत दो। बाय द वे भाभी, वीरेन कितना हॉट और हैंडसम है ना। मैं तो उसे देखती ही रह गई। एकदम आदित्य रॉय कपूर की तरह लगता है वो। बाय गॉड। देखो रितिका, कभी भी किसी की बाहरी सुंदरता को देखकर उसे पसंद नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। हाँ भाभी, वो बात तो है, पर वीरेन तो एकदम कमाल है। मैंने तो उसका नंबर भी ले लिया है और उससे कह दिया है कि अगर किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो बेझिझक होकर मुझे कॉल करना। अरे रितिका, तुम इन सब के चक्कर में मत पड़ो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि अब तुम्हारे मास्टर की फाइनल एग्जाम भी है 2 दिनों में। हाँ भाभी। ये सब क्या हो रहा है? रितिका को मुझे वीरेन से दूर रखना होगा, क्योंकि रितिका तो मासूम है। कहीं वो उसके प्यार में ना पड़ जाए, और अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। फिर जब जानवी रसोई में खाना बना रही होती है, तभी वीरेन उसे अपनी खिड़की से देखता ही रहता है। इसे तो कुछ लाज शर्म है ही नहीं। देखता है तो देखने दो। मैंने भी इग्नोर करने में पीएचडी कर रखी है, और अब तो मैं अपने काम पर ही ध्यान दूंगी, ना कि ऐसे फालतू के लोगों पर। फिर रात में जब मानवी नकुल से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है, तभी क्या बात है मानवी, आज तुम्हारे चेहरे पर काफी उदासी छाई हुई दिख रही है। कुछ हुआ है क्या? कुछ भी तो नहीं नकुल, सब कुछ ठीक है। बस तुम्हारी कमी है। जल्दी आओ ना, तुम्हारे बिना मेरा मन ही नहीं लगता। हाँ बाबा, बस और 3 दिन, उसके बाद आ ही जाऊंगा वहां पर। हाँ, वैसे आज मुझे माँ बता रही थी कि हमारे यहाँ पर एक नया पड़ोसी आया है, काफी अच्छा लड़का है बोल रही थी वो। हाँ नकुल, वो आया था आज हमारे घर पर। अच्छा, देखो मानवी, वो लड़का अकेला रहता है, तो अगर उसे कुछ लगे तो उसकी मदद कर देना। हाँ नकुल, जरूर करूंगी। फिर 3 दिनों के बाद नकुल घर पे वापस आ जाता है, और तब वीरेन से मिलने के बाद उसकी उससे अच्छी दोस्ती हो जाती है। अरे मानवी, हमारे लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाओ ना यार। क्या खाओगे तुम वीरेन? मेरा पसंदीदा उपमा। आपको आता तो है ना बनाने? हाँ जी, आता है ना, अभी बना देती हूँ मैं। फिर मानवी रसोई में जाकर उनके लिए उपमा बनाने लगती है। उपमा तो उसका पसंदीदा व्यंजन था, और आज भी है। इसीलिए उसने जानबूझकर मुझसे उपमा बनाने के लिए कहा। जब से ये यहाँ पड़ोस में रहने आया है, तब से मेरे लिए हर दिन चिंता से भरा रहता है। अब तो नकुल भी वापस आ गया है, और इसके होते हुए मैं वीरेन से कैसे बात कर पाऊंगी? लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जल्द से जल्द उससे बात करनी ही होगी। फिर एक दिन मानवी जब बाजार में जाने के लिए मोहल्ले में ऑटो रोक रही होती है, तभी ओफो, वैसे तो मोहल्ले में हर 10 मिनट में कोई ना कोई ऑटो आती जाती ही रहती है,
लेकिन आज तो एक भी ऑटो नहीं रुक रही और मुझे यहाँ पर जल्दी से बाजार जाना है, वरना वहां पे भीड़ बढ़ जाएगी। तभी वहां पर वीरेन आता है। अरे, आप बाजार जा रही हो क्या? चलिए ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। क्या? अरे बहू, अगर वीरेन कह रहा है तो चली जाओ ना उसके साथ, वो तुम्हें अपनी गाड़ी से छोड़ देगा। अरे नहीं पापा जी, मैं चली जाऊंगी। और वीरेन जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप चले जाइए अपने काम पर। अरे बहू, चली जाना उसके साथ, अब ऑटो कब आएगी पता नहीं। पर पापा जी। चलिए मानवी जी, बैठिए, यही अच्छा मौका है। गाड़ी में बैठकर वीरेन को अच्छे से झाड़ूंगी और उसे जो समझाना है वो भी समझा दूंगी। ठीक है वीरेन जी, चलिए। मानवी गाड़ी में बैठने जा ही रही होती है कि उतने में वहां पर रितिका आ जाती है। चलो वीरेन, मुझे भी कॉलेज जाना है और आज तो मैं कॉलेज तुम्हारी ही गाड़ी में जाऊंगी। लेकिन रितिका, जिस तरफ तुम्हारा कॉलेज है वो रास्ता मेरे लिए काफी लंबा पड़ेगा। अरे बाबा, एक दिन ऑफिस में थोड़ा लेट पहुंचोगे तो कौन सा तुम्हारे बॉस तुम्हें निकालने वाले हैं। अब चलो भी, बातें करने में ही वक्त मत निकालो। ठीक है रितिका। ये रितिका भी ना, इसे भी अभी आना था क्या? रितिका के आने के कारण मानवी वीरेन से कुछ भी नहीं कह पाती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और रितिका का वीरेन के प्रति लगाव बढ़ने ही लगता है और उसे ऐसे देखकर मानवी को बहुत घबराहट होती है। माँ, मैं वीरेन के पास जा रही हूँ, उसने भी उसी स्ट्रीम में मास्टर्स किया है ना जिसमें मैं अभी हूँ, तो मुझे कुछ थोड़े बहुत डाउट्स थे, वो पूछ कर आती हूँ मैं उससे। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आना। वैसे तो मेरे घर वाले रितिका को गली के किसी भी लड़के के साथ बात तक नहीं करने देते, लेकिन इस वीरेन ने तो इन सबके दिलों में ऐसी जगह बना ली है कि सबको उस पर अंधा विश्वास हो चुका है, जो मेरे लिए काफी खतरनाक हो सकता है। अब दिन ब दिन पड़ोसी होने के नाते वीरेन का मानवी के ससुराल में आना जाना बढ़ता ही जाता है और एक रात वो उनके घर पर खाना खाने आता है। मानना पड़ेगा मानवी जी, आपके हाथ में तो अलग ही जादू है। ऐसा खाना मैंने आज तक कभी नहीं खाया है। जी, शुक्रिया वीरेन जी। अरे भाई, आखिर बीवी किसकी है? हाँ हाँ नकुल, सो तो है। फिर मानवी अपना फोन लेने के लिए अपने कमरे में चली जाती है और उतने में मौका देखकर वीरेन भी वहां पर चला जाता है और उसे अपने कमरे में देखकर मानवी काफी डर जाती है। अरे वीरेन, तुम अंदर क्यों आए हो? कोई हमें अगर ऐसे साथ में देख ले तो क्या बोलेगा? डरो मत मानवी, हम दोनों एक्स बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। ये बात सिर्फ हम दोनों को ही पता है और किसी को नहीं, इसलिए शांत रहो। और मानवी, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे साथ ठीक से बात भी नहीं हुई है। मैं तुम्हें बहुत याद करता था और आज भी तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। कुछ तो शर्म करो वीरेन, मेरी शादी हो चुकी है और तुम मेरे ससुराल में आकर ये सब बोल रहे हो। चले जाओ यहाँ से, हम बाद में कहीं और बात कर लेंगे, वरना यहाँ पर कोई आ जाएगा। क्या तुम भी मानवी, कितना डरती हो? सब बाहर बातचीत करने में बिजी है और तुम मुझसे बात करो ना। देखो वीरेन, हम यहाँ पर कोई बात नहीं कर सकते और अगर किसी ने भी हमारी बात जरा भी सुन ली ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। क्या? नकुल को अचानक से कमरे में आई देखकर मानवी और वीरेन हैरान हो जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। क्या भाई, आप दोनों मुझे इतने भी पैसे नहीं दे सकते क्या? मेरी सारी सहेलियां उस मेले में जा रही है और मुझे भी वहां पर जाना है। लेकिन छोटी, हमारी तनख्वाह में से आधे पैसे तो सारे खर्चों को निपटाने में ही चले जाते हैं और बाकी के आधे पैसे हम किसी और काम में लगाने वाले हैं। हाँ छोटी, वरना तुझे कभी किसी चीज के लिए मना किया है क्या हमने?
नहीं ना। लेकिन भाई, वो मेला साल में एक बार ही लगता है, बार बार नहीं आता। अच्छा ठीक है, जाने दे राहुल। ये लो छोटी, ये पैसे रख लो। हमें जिस काम के लिए पैसे लगने वाले थे वो काम हम अगले महीने कर देंगे। तुम जाओ और मेले में खूब मजे करो। शुक्रिया भाई, आप दोनों दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। लेकिन संभाल कर, हाँ। आंचल अपने दोनों भाई राहुल और जतिन के साथ ही रहती है। कई सालों पहले उन तीनों के माता पिता का देहांत हुआ होता है और उसके बाद राहुल और जतिन ने ही अपनी छोटी बहन को पाल पोस कर बड़ा किया होता है। वो दोनों प्रताप सेठ के यहाँ पर नौकर और ड्राइवर का काम करते हैं। राहुल, जतिन, कहाँ पर जा रहे हो तुम दोनों? इधर आओ, मेरे साथ बैठकर चाय और नाश्ता करो। पर सेठ जी, हम आपके साथ कैसे? अरे बाबा, मैं तुम दोनों को नौकर नहीं मानता। तुम दोनों तो मेरे अपने ही हो। अब आओ, शर्माओ मत। आपका बहुत धन्यवाद सेठ जी, आप सच में बड़े दिलदार हो। प्रताप सेठ की दोनों बेटियां नैना और सोनिया विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस घर लौटती है और उन दोनों को भी राहुल और जतिन का ये स्वभाव अच्छा लगने लगता है। ऐसे ही एक दिन, जतिन, आज तो पेट में चूहों ने जंग लड़नी शुरू कर दी है। बहुत भूख लगी है यार। हाँ यार, आज छोटी ने जरूर कुछ स्वादिष्ट बनाया होगा। लेकिन जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि खाना तो बना भी नहीं है। अरे, ये क्या है छोटी, तुमने आज खाना क्यों नहीं बनाया? हाँ छोटी, हमें बहुत तेज भूख लगी है। अरे भाई, वो घूम घूम कर मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे थे और इसीलिए मुझे काफी थकावट भी हो गई थी। माफ कीजिए भाई, लेकिन आप दोनों चिंता मत करो, मैं अभी कुछ बना देती हूँ आपके लिए। अरे रहने दे छोटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आज के दिन तो आराम कर ले। हाँ छोटी, हम दोनों अभी दिवाकर के ढाबे से खाना लेकर आते हैं। हाँ भाई, यही सही रहेगा। ऐसे ही एक दिन, अरे जतिन, आज सेठ जी के साथ कहीं बाहर नहीं जाना क्या? अरे नहीं, सेठ जी ने कहा है कि दोपहर के बाद एक बैठक है तो हमें वहां पर जाना है, इसीलिए मैं रुका हूँ। अच्छा ठीक है, तू बैठ जा यहाँ पर, तब तक मैं अपना काम निपटा लेता हूँ। ठीक है राहुल। तभी जतिन की नजर टेबल पर पड़ी किताब पर जाती है। अरे ये क्या, ये तो गलत हिसाब किताब है और एक ही जगह पर ये नाम बार बार लिखा हुआ है, यानी एक ही जगह के पैसे 2 बार गिने गए हैं। ये तो बहुत ही गलत है। राहुल, इधर आकर तू भी एक बार देख ले। फिर राहुल भी वो किताब देखता है। हाँ जतिन, ये तो सच में गलत है। फिर प्रताप के आने के बाद वो दोनों उसे हिसाब के गलत होने के बारे में बताते हैं। बहुत खूब बच्चों, और तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि तुम दोनों अगर आज मुझे इस गलती के बारे में नहीं बताते तो मुझे बहुत सारा नुकसान हो जाता। सच में तुम दोनों तो काफी होशियार और बुद्धिमान हो। धन्यवाद सेठ जी। हमने पढ़ाई तो की नहीं है, लेकिन जो कुछ भी सीखा है जिंदगी से ही सीखा है। तभी वहां पर नैना और सोनिया आती है। अरे वाह, तुम दोनों तो वाकई में कमाल के हो। क्यों सोनिया? हाँ नैना, तुमने बिल्कुल सच कहा। अब धीरे धीरे सोनिया और जतिन और राहुल और नैना के बीच प्यार होने लगता है और एक दिन वो लोग एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और प्रताप को भी अपने प्यार के बारे में बता देते हैं। क्या कहा? तुम दोनों राहुल और जतिन से प्यार करती हो? हाँ पापा। और पापा, हम जानते हैं कि वो गरीब है, लेकिन वो दोनों दिल के बहुत अमीर है और मैं जतिन से बहुत प्यार करती हूँ पापा। और मैं भी राहुल के बिना नहीं रह सकती पापा, इसीलिए हम दोनों उनके साथ शादी करना चाहते हैं। घबराओ मत बच्चियों, मैं बाकी के अमीर बापों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ जो अपनी बेटियों को किसी गरीब लड़के के साथ शादी नहीं करने दूंगा। जतिन और राहुल मेरे यहाँ पर पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं और मैं उन दोनों को अच्छे से जानता हूँ कि वो दोनों कितने अच्छे और संस्कारों वाले हैं।
इसलिए मैं तुम दोनों की शादी उन दोनों से जरूर करवाऊंगा। क्या? सच पापा? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ पापा, आपने तो आज हमारा दिन ही बना दिया। सच में आपका बहुत शुक्रिया। अब प्रताप शादी के पहले ही अपने आधे व्यवहार को राहुल और जतिन के हवाले सौंपने का तय करता है। पर सेठ जी, हम दोनों भाई आपका व्यवहार कैसे संभाल पाएंगे? हाँ सेठ जी, ये बहुत मुश्किल होगा। जहां तक मैं तुम दोनों को जानता हूँ, तुम दोनों बहुत होशियार हो और तुम दोनों को जो काम सौंपा जाए वो तुम दोनों भली बाती समझकर एकदम अच्छे से पूरा करते हो, और इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है। वैसे भी एक व्यापारी को इतना पढ़ा लिखा होने की कोई जरूरत नहीं होती, बल्कि उसे तो व्यापार को समझना और उसे अच्छे से चलाना आना चाहिए, जो तुम दोनों अच्छी तरह से कर सकते हो। धन्यवाद सेठ जी, हम पर इतना भरोसा करने के लिए। अरे मुझे पूरा विश्वास है कि तुम दोनों न सिर्फ मेरी बेटियों को बल्कि मेरे आधे व्यापार को भी अच्छे से संभालोगे। और हाँ, मुझे आज से सेठ जी नहीं पापा जी कहो, क्योंकि अब तुम दोनों मेरे होने वाले दामाद हो। इस तरह अब उन चारों की शादी हो जाती है और प्रताप जतिन और राहुल को भेंट स्वरूप में एक नया घर देता है, जो काफी बड़ा और सुंदर होता है। आंचल की दो भाभियों के साथ साथ उनके घर में दो नौकर भी आते हैं। अरे वाह, ये कपड़े तो कितने महंगे और खूबसूरत है। और ये वाली रजाई, ये भी कितनी मुलायम है और कितनी बड़ी है। अब तो मैं इसे ही ओढ़कर सोऊंगी। हाँ छोटी, तुम अब इसे ही लेकर सोना। और हाँ, ये कोई रजाई नहीं है, इसे ब्लैंकेट कहते हैं। अच्छा ठीक है भाभी, वैसे आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए आपने इतने सारे तोहफे लाए। मैं आपको बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ, क्योंकि आज मेरे पास मेरे खुद का कमरा है। मैं तुम्हारी खुशी को पूरी तरह समझ सकती हूँ छोटी। अब तुम्हारी भाभियाँ आ चुकी हैं, तो तुम्हें कुछ भी चाहिए हो या फिर किसी चीज की मदद लगे तो तुम सीधे आकर हमसे बोलना, ठीक है ना? ठीक है भाभी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन, हाँ मैडम, दोनों सेठ जी और सेठानी जी वो सुबह सुबह हनीमून के लिए निकल गए। क्या? अच्छा ठीक है, तुम जाकर अपना काम करो। फिर वो नौकर वहां से चला जाता है। ये चारों ऐसा कैसा कर सकते हैं मेरे साथ? रातों रात फुर हो गए और मुझे उस बात की भनक तक नहीं पड़ने दी। अरे कम से कम बता कर तो जाते। साथ में लेकर जाना तो दूर की बात है। आने दो इन्हें अब। मेरे दोनों भाई तो बीवियों के आने के बाद बदल ही गए हैं। फिर जब वो चारों हनीमून से वापस लौटते हैं, तभी आंचल उन पर गुस्सा होती है। भाई, आप दोनों कितने बदल गए हो। आपको तो मुझे बताकर जाना भी जरूरी नहीं लगा। अरे छोटी, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? हमें तो अपनी बीवियों को सरप्राइज देना था, इसीलिए हमने तुम्हें भी कुछ नहीं बताया। हाँ छोटी, क्योंकि अगर हम तुझे बता देते तो तुम हमारा सारा प्लान चौपट कर देती, क्योंकि तुम जाकर तो उन्हें ही बताती ना। और हमारी फ्लाइट सुबह के 4 बजे की थी और उस वक्त तुम्हारी नींद ना टूटे, इसीलिए हमने जाते समय तुम्हें उठाया नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अपनी बीवियों को सरप्राइज देने बराबर लेकर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी बहन को भी कहीं घुमाने लेकर जाए। ऐसे ही एक दिन जतिन और राहुल अपनी बीवियों के लिए साड़ियां लेकर आते हैं। ये लो सोनिया, तुम्हारे लिए ये प्यारी सी साड़ी। अरे वाह जतिन, ये साड़ी तो कमाल की है। हाँ राहुल, मानना पड़ेगा तुम्हारी पसंद को, ये तो एकदम डिजाइनर साड़ी है। और नहीं तो क्या। अरे तुम्हें क्या लगा हम दोनों तुम्हारे लिए कोई हल्की साड़ी लेकर आएंगे? लेकिन भाई, आप दोनों ने तो बस भाभीियों के लिए ही साड़ियां लेकर आ गए। मेरे लिए कुछ लाया नहीं क्या आपने? अरे छोटी, कल एक बहुत बड़ा त्योहार है और उसमें एक सुहागन अपने पति के लिए व्रत रखती है और उसी में ये रस्म होती है।
कि पति अपने पसंद से अपनी बीवियों के लिए साड़ी लेकर जाता है, फिर चाहे वो कैसी भी हो। हाँ छोटी, और इसीलिए हम ये साड़ियाँ तेरी भाभीियों के लिए लेकर आए हैं। अब तुम्हारा थोड़ी ना कोई व्रत है कल, पगली कही की। फिर भी भाई, आप दोनों को मेरे बारे में एक बार तो सोचना चाहिए था। अगर आप दोनों इतनी बड़ी दुकान में गए थे तो लगे हाथ मेरे लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आते ना। ये आपने बहुत गलत किया है भाई। अरे बाबा, माफ कर दो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ लेना ही है तो हमसे पैसे लेकर जाकर खरीद के आओ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ छोटी, अरे हम तो वहां पर सिर्फ तेरी भाभीियों के लिए ही खरीदारी करने गए थे। अब ये लो कार्ड और जाओ, जो खरीदना है खरीद कर आओ। नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, रहने दीजिए। इतना बोलकर आंचल वहां से अपने कमरे में चली जाती है। देखा, शाम से रात हो गई, ऐसा नहीं कि बहन रूठी है तो खुद जाकर उसके लिए कुछ लेकर आए। मेरे दोनों भाइयों के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, उनके दिल में तो बस भाभियां ही बसी हुई है। ऐसे ही एक रोज, ये देखो, ये वॉलपेपर की डिजाइन कितनी अच्छी है ना, और ये हमारे घर पर बहुत अच्छी लगेगी। क्यों छोटी? नहीं भाई, ये वाली डिजाइन नहीं, ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, बल्कि ये वाली हमारे घर पर अच्छी तरह से जचेगी, देखना आप। अरे नहीं आंचल, ये डिजाइन तो काफी पुराना और मामूली सा है। राहुल, मैं तो कहती हूँ कि यही डिजाइन सही रहेगा, क्योंकि ये डिजाइन तो एकदम क्लासी लग रहा है। हाँ, नैना बिल्कुल सही कह रही है, हमारे घर पर ये वाली डिजाइन बड़ी अच्छी लगेगी। ठीक है फिर राहुल, अगर हमारी बीवियां कह रही है तो यही वाली डिजाइन फिक्स करते हैं। अब ये देखकर आंचल को फिर से गुस्सा आ जाता है। भाभियों की पसंद अच्छी और मेरी पसंद बुरी। भाभियां आते ही भाई तो जैसे जोरू का गुलाम बन गए हैं। फिर एक दिन अचानक से आंचल की तबीयत खराब हो जाती है। कैसी है इसकी तबीयत अब? ठीक ही है, मैं दवाई दे रही हूँ समय समय पर। सोनिया इसके लिए सूप बना रही है और सूप पीने के बाद इसे काफी राहत भी मिलेगी। चलो अच्छा है, अपना ख्याल रखना छोटी। मैं और जतिन अब काम पर जा रहे हैं, लेकिन इस बार हमें तुम्हारी कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी भाभियां जो है वो तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेगी। लेकिन भाई, आप भी रुक जाओ ना। अरे नहीं छोटी, आज हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, इसीलिए हमारा जाना भी जरूरी है, वरना हम यहाँ पर जरूर रुक जाते। ठीक है भाई, जाइए आप। आंचल अब फिर से दुखी हो जाती है और फिर ठीक होने के बाद में वो अपना सारा दुखड़ा अपनी सहेलियों को बताती है। बाप रे आंचल, मैं तो तुझे बता दे रही हूँ, अपने भाइयों को संभाल के रख, वरना तेरी ये भाभियां तुझे तेरे ही भाइयों से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगी। अरे नहीं आंचल, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे अब काम भी कितना बढ़ चुका है उनका, इसीलिए उन्हें काम पर भी ध्यान देना होगा ना, और इसी वजह से वो तुम्हारे पास ध्यान नहीं दे पा रहे। अरे लेकिन इसकी जगह पर उनकी बीवियां होती तो वो दोनों बराबर रुक जाते। और वैसे देखा जाए तो शादी के पहले जब आंचल बीमार पड़ती थी तभी तो वो दोनों अपना काम धाम छोड़कर बस इसकी ही देखरेख करते थे। तो अब क्या हुआ? हाँ, अरे पहले तो इसके भाई नौकर थे वहां पर, लेकिन अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। वो दोनों अब इतने बड़े व्यापार को चला रहे हैं, उन्हें वहां पर अपना पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। वो भी तो समझो ना। अरे ऐसा भी क्या काम जो अपनी बहन पर ही ध्यान ना दे सके? आखिर उन्हें काम जरूरी है या फिर अपनी बहन की सेहत? अरे यार, तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब बस बहुत हुआ। मैं मेरे दोनों भाइयों को मुझसे अलग बिल्कुल नहीं होने दूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अब कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें